हेलो स्टूडेंट, मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज ईटमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पेपर लेकर आया हूं, जिसका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही विघटित होकर के यानी कि अकेले ही टूट करके या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, जिसका गुण अवयवी पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न हो यानी बिल्कुल अलग हो, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे अवयवी पदार्थ कहने का मतलब हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसका गुण और जो नए पदार्थ बनता है उसका गुण, दोनों का गुण क्या है कि बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अकेले अभिक्रिया करता है, यानी इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये CaO प्लस CO2 ये बनाता है, अर्थात यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तो ये इसका गुण यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो गुण है वो इसको से कैल्शियम ऑक्साइड के गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, यानी बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। या तो हम भी कह सकते हैं इस तरह से H2 प्लस Cl2, और ये क्या कर रहा है, ये बनाता है HCl यानी 2HCl, ये अभिक्रिया करके बनाता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि दो पदार्थ मिल रहा है, दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, तो ये भी एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। फिर इसके बाद इसमें एकदम सिंपल लिखा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही विघटित होकर यानी टूटकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, जिसका गुण उसके अवयवी पदार्थों से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसमें हम बताए एग्जांपल में कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्राकृतिक में हमेशा दो तरह का परिवर्तन होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि हमेशा दो ही तरह का परिवर्तन होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, एक अस्थायी रूप से होता है। यानी पहला परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, जो एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी मतलब वो पूरी तरह से नहीं होता, वो होता है फिर लेकिन उस पुनः उसी प्रक्रिया में लौट जाता है। फिर दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो बदल गया सो बदल गया, फिर लौटने वाला नहीं है अपने मौलिक अवस्था में। देखो, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखे हैं कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से नहीं बदलता, इसको पुनः मौलिक अवस्था में लौटाया जा सकता है। तो ये जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि रंग हो गया, रूप हो गया, स्वाद हो गया, आकार हो गया, ये अवस्था हो गया, ये सब में क्या होता है, उसका चेंजिंग होता है, बदलता है। तो और जिन कारणों से ये बदलता है उस कारण को अगर हम हटा दें तो वो क्या होता है, पुनः अपनी मौलिक अवस्था में आ जाता है। तो वैसे परिवर्तन को ही हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, वैसे ही परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बल्ब का चमकना, बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक देते हैं तब चमकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक काट देते हैं तो वो चमकना बंद कर देता है। यानी जिन कारण से वो चमक रहा था वो कारण को हटा दिए तो फिर क्या हो गया, बल्ब चमकना बंद कर दिया। उसी तरह से देखो, पानी का उबलना, पानी हम लोग उबालते हैं कैसे, पानी ऑटोमेटिक नहीं उबलता, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उबलना शुरू होता है, लेकिन जैसे ही हीट हटाते हैं क्या होता है, उबलना बंद कर देता है। उसी तरह से पानी का जमना,
पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। ऐसा कब? यानी कि जब उसको 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, या 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं पानी को तो क्या होता है, वो बर्फ के रूप में जम जाता है। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस हटाते हैं बर्फ पुनः पिघलना शुरू हो जाता है, फिर पानी रूप में आ जाता है। मोमबत्ती का पिघलना, ये भी क्या है, यानी मोमबत्ती जिस कारण से पिघल रहा है उस कारण को हटा देते हैं तो वो क्या होता है, फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी फिर ठोस में हो जाता है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन एकदम सिंपल है कि अस्थायी परिवर्तन है, इसको जिस कारण से चेंज किया जाता है वो कारण को हटा दिया जाए तो वो फिर पुनः उसी रूप में आ जाता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ये एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उसको पुनः अपने मौलिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकता है जैसे कि यहाँ पे बता सकते हैं कि दूध से दही बनना, दूध से जब दही हम बना लेते हैं तो पुनः हम दही को दूध में नहीं रूपांतरित कर सकते हैं, नहीं ला सकते, लौटा सकते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसको पुनः शुद्ध लोहा नहीं बना सकते हैं। उसी तरह बच्चों का बढ़ना, जब बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है तो पुनः उसको हम छोटा रूप में नहीं ला सकते हैं। ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। देखो इसमें कि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसके अंतर्गत पदार्थों के आंतरिक बनावट यानी पदार्थ जो होता है उसके अंदर का बनावट एवं और संरचना में अस्थायी रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि जो उसके पदार्थ के अंदर होता है, पदार्थ के आंतरिक बनावट या संरचना किस तरह से बना हुआ है उसका अस्थायी परिवर्तन के कारण होता है। और ये जिस कारण से होता है, अगर वो परिवर्तन को हटा भी दिया जाए तो वह अपने मौलिक अवस्था में नहीं आता है तो उसको ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में दूध से दही बनना, पेड़ के पत्तों का सूखना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या कहता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का संपादन कैसे होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संपादन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में मौजूद पदार्थ क्या होता है कि टूट करके यानी परमाणुओं में टूट करके क्या होता है, परमाणुओं में बदल जाता है, जो फिर से संगठित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। अर्थात इसका मतलब फिर से समझो, क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का संपादन जो होता है वो अभिकारक में जो पदार्थ मौजूद होता है, पहले क्या होता है कि वो परमाणु में टूटता है, यानी वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु में टूटता है और टूटने के बाद पुनः फिर से संगठित होता है और संगठित होता है, इसके बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। और इसी पे ये रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया काम करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4 ये क्या करता है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जिंक और ये हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या करता है कि आपस में पहले टूट जाता है, परमाणु में टूटता है, फिर क्या करता है ये आपस में संगठित होता है और संगठित होने के बाद क्या करता है, एक नए पदार्थ को जन्म देता है। और यही यानी कि इस प्रकार देखो यहाँ पे जिंक था और सल्फ्यूरिक अम्ल था, जो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को छोड़ा। तो इस प्रकार से हमें इससे क्या निकला रासायनिक समीकरण में कि दो चीज बनता है, एक पहला अभिकारक और दूसरा प्रतिफल, जिसको उत्पाद भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभिकारक किसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को प्रतिफल कहा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट, यानी उसको उत्पाद भी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि
C+O2, ये बनाता है क्या है CO2। फिर इसके बाद N2+O2, ये क्या बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये फिर और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि देखते हैं Na+Cl2, तो NaCl बनाता है, NaCl। यानी इस प्रकार से ये इधर वाला जो भाग है इसको अभिकारक कहते हैं, और इधर का जो भाग है उसको प्रतिफल कहा जाता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से हमको ये अभिकारक और प्रतिफल से पता चलता है ये समीकरण के द्वारा कि तीर चिन्ह के बाईं ओर, यानी ये तीर चिन्ह है इसके बाईं तरफ जो है वो अभिकारक होता है तथा दाईं तरफ जो होता है वो प्रतिफल होता है। इसके आगे हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो देखो पहला विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का कि ये गैस का भी उत्सर्जन करता है, जैसे कि एक समीकरण लेते हैं कि Zn+H2SO4, ये जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। इसका मतलब ये ऊपर अगर समीकरण में ऐसे एरो का निशान दिया रहेगा, ऊपर एरो का निशान, तो समझ जाना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी उत्सर्जन हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्या है कि अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है कि कुछ अवक्षेप का निर्माण होता है, और जो क्या होता है कि भारी अपेक्षाकृत क्या होता है कि वो मतलब अभिक्रिया बनाता है, अवक्षेप बनता है तो वो भारी होता है, जिसके कारण वो नीचे की ओर बैठ जाती है। जैसे कि हम लेते हैं NaCl और AgNO3। देखो इसका नाम क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये मिलकर के क्या अभिक्रिया बनाता है, तो ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, यहाँ पे ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो कि ये सिल्वर क्लोराइड क्या है अवक्षेप है। और ये क्या होता है, अवक्षेप को इस तरह से सूचित किया जाता है, यानी एरो को नीचे की ओर। इसका मतलब है कि ये एक गाढ़ा अवक्षेप बना रहा है जो क्या हो रहा है, नीचे की ओर बैठ जा रहा है। तो इस अभिक्रिया से पता चलता है कि अवक्षेप का बनना, यानी अवक्षेप जो होता है यानी कि बनता है रासायनिक अभिक्रिया में। तीसरा है ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप का परिवर्तन निश्चित होता है। एक तरह से कहा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे उष्मा का निकलता है, ताप निकलता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें ताप हमको देना पड़ता है, तब वो जाके अभिक्रिया करता है। समझ रहा है? यानी अर्थात कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और जो अभिक्रिया में ताप को मतलब अवशोषण किया जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम एक लेते हैं अभिक्रिया, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको ये कहते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना। जब इसको H2O के साथ मिलाते हैं, यानी कि जल के साथ मिलाते हैं, तो क्या करता है कि CaOH का होल टॉय बनाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या करता है कि उष्मा का उत्सर्जन करता है, यानी उष्मा देता है,
उष्मा क्या करता है, देता है। तो ये आप लोग भी देखे होंगे घर में दीवार को पुताई करते होंगे तो बाजार से चूना लाते होंगे, वही चूना है, यही CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है। और ये जल के साथ जब जल में उसको डालते हैं चूना को तो क्या होता है, वो खौलना शुरू हो जाता है। तो वही है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसलिए ये अभिक्रिया जो होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इससे यहाँ पे डिफिनेशन भी एक निकाल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा निकलता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का दूसरा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि जैसे कि हम लेते हैं NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या करता है BaOH का हॉल्ट वाला यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है कि ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है। इसमें ऊष्मा देते हैं तब क्या करता है कि अभिक्रिया बन करके क्या बनाता है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और क्या NH3 यानी कि अमोनिया, और प्लस H2O बनाता है, प्लस H2O बना रहा है। यानी कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कब करता है, जब उसमें हम ऊष्मा देते हैं, यानी उसको ऊष्मा का मतलब हीट करते हैं, तब ये क्या करता है कि बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और जल बनता है। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इस प्रकार से इसका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हम लोगों को ऊष्मा देना पड़ता है यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और तीसरा अब आते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन में क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के अवस्था में के परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन है। जैसे कि हम लोग लेते हैं मोमबत्ती को जलाते हैं, जलाने पर क्या होता है कि उसका कुछ भाग जो होता है वो वाष्पित होकर के उड़ जाता है। जैसे कि हम मोमबत्ती लंबा लेते हैं, जब वो मोमबत्ती पिघलता है तो उसका अवशेष जो बचता है वो थोड़ा सा बचता है, कुछ भाग उड़ जाता है। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।